आप पापा की साइड लेना बंद कीजिए, आपको सच में पापा कहीं से गलत नहीं लग रहे हैं। रणविजय हैरानी से सिमरन की तरफ देखकर बोला। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने जो किया वो आपके लिए किया। अब अपने जीवन में उस लड़की को भूलकर आगे बढ़ जाओ, इसलिए किया, और मेरे लिए एक पिता अपने बेटे की भलाई के लिए उसे धोखा नहीं दे सकता है। इसमें पापा ने मेरी क्या भलाई कर दी? हाँ, मैं आज भी वही हाल में वही प्यार के साथ वहीं खड़ा हूँ जहाँ आशिया मुझे छोड़ कर गई थी। पर आप सब नहीं समझ सकते हैं कि मैं किस दर्द से गुजर रहा हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इस सब में मैं किसे कसूरवार ठहराऊं, खुद या अपनी किस्मत को। इससे अच्छा मैं अपनी आशिया की यादों के साथ जी लेता। रणविजय की बातों से पता चल रहा था कि वो कितना दर्द में उसके दिल का हाल सब समझ रहे थे। रणविजय, अब जिसको जाना होता है वो चला जाता है, यही जिंदगी का उसूल है। जो आया है इस दुनिया में वो एक ना एक दिन चला जाता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप खुद को कसूरवार मत ठहराइए, कुंती जी उसे समझाते हुए बोली। दादी, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, पर मेरी गलती थी जो मैं आशिया को समझ नहीं पाए। प्यार करता था ना मैं उससे, फिर भी उसके दर्द को समझ नहीं पाया। ये बोलकर रणविजय कुंती जी के गले लगकर रो पड़ता है। रणविजय, अब आप आशिया को भूल जाइए और अपनी शादीशुदा जिंदगी में आगे बढ़िए। शायद आशिया भी यही चाहती थी कि आप उसे भूलकर अपने जीवन में आगे बढ़ जाए, इसलिए तो वो आपके जीवन से बिना कुछ बोले चुपचाप चली गई। कुंती जी उसकी पीठ से हिलाते हुए बोली। सब लोग कुंती जी की बात से सहमति में सर हिला देते हैं। सार्थक उन सबकी बातें सुनकर समझने की कोशिश कर रहा था कि बात क्या है। वो अपना सर खुजलाते हुए बोला, चाचू। आदित्य उसकी तरफ देखता है और इशारे पूछता है, क्या है? रणविजय, चाचू किसी लड़की से प्यार करते थे। हो, वो उस लड़की से जान से भी ज्यादा प्यार करता था, वो उसके लिए उसकी जिंदगी थी। आदित्य लंबी सांस छोड़ते हुए बोला। तो वो उस लड़की से प्यार नहीं करते थे जिससे उनकी शादी हो रही थी? उसे देखकर कभी लगा कि वो उससे प्यार करता था? आदित्य उसे घूरते हुए बोला। नहीं, वो हमेशा उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते थे। अच्छा ये बताओ चाचू, सार्थक उसकी तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए बोला। क्या? रणविजय, चाचू जिससे प्यार करते थे वो तो अब नहीं रही, तो क्या अब वो देवदास बन जाएंगे? क्योंकि मैंने सुना है कि जब किसी लड़के का प्यार अधूरा रह जाता है तो वो देवदास बन जाता है। पर चाचू, ये देवदास का मतलब क्या होता है? सार्थक अपने सर को खुजलाते हुए बोला। आदित्य को समझ नहीं आ रहा कि वो उसकी मासूमियत पर उसे प्यार करे या उसकी बकवास बातों पर उसे डांटते। वो उसकी तरफ ही घूर रहा था। आदित्य को अपनी तरफ घूरता देखकर सार्थक बोला, अब बताओ भी चाचू, ये बकवास की बातें तुमने जहां सुनी है ना वहीं जाकर पूछो, मेरा सर खाओ, और अगर वहां भी तुम्हारे सवाल का जवाब ना मिले तो कुछ देर बाद रणविजय से पूछ लेना कि वो अब देवदास बन जाएगा क्या, और फिर तुम्हें अच्छे से बताएगा कि देवदास किसे बोलते हैं। आदित्य उसे हिड़काते हुए बोला। आदित्य की बात सुनकर सार्थक चुप हो जाता है। रणविजय, मैं नहीं जानता था कि आशिया अब नहीं है। मुझसे आपका दर्द देखा नहीं जा रहा था। मैं आपको उसकी याद तिल तिल कर मरते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने मिस्टर सक्सेना से ये झूठ बोलने को कहा था। रणविजय कुंती जी से अलग होता है, वो बिना कुछ कहे वहां से ऊपर अपने कमरे में जाने लगता है। रणविजय कमरे के बाहर रीत पर एक नज़र डालता है और फिर अपनी नज़रें फेर कर अंदर चला जाता है। आज पहली बार वो रीत की नज़रों में अपने लिए गुस्सा और नफरत के मिले जुले भाव देख रहा था, पर क्यों वो ये बात उसे समझ नहीं आती है। रणधीर, ये सब करने से पहले हमसे तो पूछ लेते। कुंती जी उसकी तरफ देखते हुए बोली। मम्मी जी बिल्कुल ठीक बोल रही हैं, आपको एक बार हम सबसे बात कर लेनी चाहिए थी। सिमरन उसे घूरते हुए बोली। मुझे अपने बेटे की भलाई के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, मैं उसका बाप हूँ, मैं उसके लिए हमेशा अच्छा ही चाहूंगा। रणधीर उन दोनों की तरफ पीठ करते हुए बोले। मम्मी जी, अब आप ही इन्हें समझाइए, ये उसकी भलाई के चक्कर में उसकी नाराजगी लेकर बैठ गए हैं, अब पता नहीं कब उसकी नाराजगी इनके लिए खत्म होगी। सिमरन अपने सर पर हाथ रखते हुए बोली। नाराज होना हो जाए, पर मैं जानता हूँ कि मैं कहीं से भी गलत नहीं हूँ। ये बोलकर रणधीर जी अपने कमरे में चले जाते हैं। रणधीर को ऐसे जाते देखकर सिमरन परेशानी से कुंती जी की तरफ देखती है। सिमरन बहू, आप परेशान मत होए, सब ठीक हो जाएगा। रणविजय अभी रणधीर से गुस्सा है, इसलिए वो कुछ समझ नहीं पा रहा है कि उसके पापा ने जो किया है उसकी खुशी के लिए किया था। आप उन दोनों को वक्त दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कुंती जी सिमरन के कंधे को थपथपाते हुए बोली। अब चलिए, रात के फंक्शन की तैयारियां भी तो करनी है ना, कुंती जी जाते हुए बोली। मम्मी जी, इतना सब हो जाने के बाद भी आप अभी भी इस फंक्शन को करेगी? सिमरन हैरानी से आंखें बड़ी करते हुए बोली। हाँ, क्यों, कोई परेशानी है क्या? सब मेहमानों को इनविटेशन भेज दिया गया है, अब ऐन वक्त पर मना नहीं कर सकते हैं, और एक बाहर वाली लड़की की मौत पर हम अपने परिवार के फंक्शन को क्यों बर्बाद करें? कुंती जी सिमरन की तरफ मुड़ते हुए बोली।
वो कोई बाहर वाली नहीं थी। एक जोरदार आवाज पूरे हॉल में गूंजती है। वो कोई बाहर वाली नहीं थी दादी। कुंती जी हैरानी से सीढ़ियों की तरफ देखती हैं जहां रणविजय गुस्से में आंखें लाल किए खड़ा था। कुंती जी की नज़र उसके हाथ में पकड़े पेपर्स पर जाती है। रणविजय जल्दी से सीढ़ियों से उतरता है और कुंती जी के सामने खड़ा हो जाता है। वो अपनी जलती हुई निगाहों से उनसे बोला, आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं दादी? मैं उससे प्यार करता था, इनफेक्ट करता हूँ और आगे भी उसी से प्यार करता रहूंगा। मेरा वो मतलब नहीं था रणविजय, मैं बस ये बोलना चाहती थी कि जो चला गया, क्या उसके लिए अब हम जीना तो छोड़ नहीं सकते हैं? हाँ हाँ, आप ठीक बोल रही हैं दादी, उसे जाना था, वो चली गई, पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप लोग उसके बारे कुछ भी बोल सकती हैं। मेरे दिल में पहले भी सिर्फ वो थी और अभी भी वो है और आगे भी ये दिल उसी का रहेगा। रणविजय उदास होते हुए बोला। कुंती जी उसके हाथों में पेपर्स देखते हुए बोली, ये पेपर्स कैसे हैं बेटा? सब पता चल जाएगा दादी, एक बार मिस शर्मा को नीचे आ जाने दीजिए। हाँ, मैं आ गई मिस्टर राणावत, अब आप बोल सकते हैं, रीत सीढ़ियों से उतरते हुए बोली। रणविजय उसकी तरफ मुड़कर देखता है और उसके पास जाकर खड़ा हो जाता है। कुंती जी और सिमरन एक दूसरे का चेहरा देख रही थीं, उनको समझ नहीं आता कि ये लोग क्या करने वाले हैं। मिस शर्मा, ये रहे डाइवोर्स पेपर्स, जल्दी से इस पर सिग्नेचर करके इस झूठी शादी से मुझे आज़ाद कर दीजिए। रीत रणविजय के हाथ से पेपर्स ले लेती है और सिग्नेचर करने वाली होती है कि तभी कुंती जी बोली, ये सब क्या हो रहा है? वो रणविजय की तरफ देखते हुए बोली, हमने आपसे कहा था ना कि आप रीत को डाइवोर्स नहीं देंगे। क्या अब आपके लिए हमारी बात की कोई वैल्यू नहीं है? ऐसी बात नहीं है दादी। रणविजय कुंती जी को समझने की कोशिश कर रहा था। तो कैसी बात है रणविजय? अब मैं आपको कैसे समझाऊं दादी? आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं क्या मिस शर्मा भी इस झूठे रिश्ते में नहीं रहना चाहती हैं? मम्मी जी, जब दोनों ही इस शादी से खुश नहीं हैं तो आप क्यों जबरदस्ती कर रही हैं? लेने दीजिए डाइवोर्स। सिमरन बीच में बोली। हमने आपसे पहले भी कहा है सिमरन बहू, हमारे खानदान में आज तक डाइवोर्स नहीं हुआ है और ना आगे होगा। कुंती जी सिमरन को घूरते हुए बोली। फिर वो रणविजय की तरफ देखते हुए उससे बोली, और रणविजय, आप शादी कोई खेल नहीं है जो आज किया और एक दिन बाद तोड़ दिया। शादी जन्म जन्म का साथ निभाने का वचन होता, और यही वचन मैं नहीं निभाना चाहता हूँ दादी। मैं एक दिन भी इस रिश्ते में नहीं रह सकता हूँ और आप जन्म जन्म का साथ की बात कर रही हैं। रीत वहां खड़ी सबकी बातें सुन रही थी। उसे रणविजय का सच जानकर कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी आदित्य और सार्थक रणविजय की आवाज सुनकर अपने अपने कमरे से बाहर आते हैं और रेलिंग के पास खड़े होते हुए नीचे हॉल में देखने लगते हैं। क्या फिर से? मुझे समझ नहीं आता, ये घर है या कौरव और पांडवों का कुरुक्षेत्र? जब देखो कोई ना कोई बात पर किसी ना किसी से बहस होती रहती है। मेरा तो सर दर्द होने लगा है। सार्थक अपने सर पर हाथ रखते हुए बोला। आदित्य उसे घूर कर देखता है जैसे बोल रहा हो, अपना मुंह बंद नहीं किया ना तो तेरा सर फोड़ दूंगा। आदित्य की ऐसी नजरें देखकर सार्थक चुप हो जाता है। रणविजय और दादी की चिल्लम चिल्ली सुनकर रणधीर और रिया भी कमरे से बाहर आते हैं। अब क्या हो गया है जो फिर से लड़ने बैठ गए आप दोनों? रणधीर उन दोनों की तरफ देखते हुए बोले। उनकी आवाज सुनकर रणविजय चुप हो जाता है और अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेता है। अच्छा हुआ आप गए रणधीर, अब आप ही इसे समझाएं कि हमारे खानदान में आज तक किसी ने भी डाइवोर्स नहीं लिया है। कुंती जी रणधीर के पास पहुंचते हुए बोली। अगर किसी ने नहीं लिया है तो इसका मतलब है कि आगे भी कोई ना ले दादी। रणविजय दादी को घूरते हुए बोला। रणविजय! रणधीर जी चिल्लाते हुए रणविजय से बोले, हम ये सब नहीं जानते हैं, मेरे जीते जी तो कभी इस घर में डाइवोर्स नहीं होगा। हमने बोल दिया, बस बोल दिया। कुंती जी की अब तबीयत खराब होने लगी थी, वो हौंफते हुए बोली। माँ आप शांत हो जाइए, आप इतना टेंशन लेगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएंगी। रणधीर जी उनका हाथ पकड़ते हुए बोले। अच्छा होगा रणधीर, मेरी तबीयत खराब हो जाने दो, मर जाने दो मुझे, ये दिन देखने से अच्छा है मर जाऊं। जब हमारा पोता ही दुनिया वालों के सामने हमें शर्मिंदा करने पर लगा है तो इससे अच्छा है कि हम मर जाएं। दादी की अब आवाज रुकने लगी थी, उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगी थी और अचानक से वो रणधीर की बाहों में बेहोश हो जाती हैं। मौ रणधीर जी जमीन पर बैठ जाते हैं और उसके चेहरे को थपथपाते हुए बोलते हैं। रणविजय मुड़कर कुंती जी को बेहोश हुए देखता है तो वो जल्दी से उनके पास जाता है और उनको अपने गोद में उठाकर कमरे में ले जाने लगता है। सिमरन ये देखकर घबराते हुए उनके पीछे भागती और उनके पीछे रीत और रिया भी भागते हैं। आदित्य और सार्थक भी जल्दी से सीढ़ियों से उतरकर नीचे आते हैं। आदित्य जल्दी से राणावत परिवार की फैमिली डॉक्टर को फोन करके राणावत मेंशन में आने को बोलकर कमरे में आ जाता है।
हॉल में सब लोग टेंशन में खड़े थे। सिमरन सोफे पर बैठी थी, उनका रो रो कर बुरा हाल हो रखा था। रिया बगल में बैठी उन्हें संभाल रही थी। वही रणधीर इधर उधर चक्कर लगा रहे थे और रणविजय सर पर हाथ रखे सर झुकाए सोफे पर बैठा था। रीत, आदित्य और सार्थक भी परेशान हुए किनारे खड़े थे। डॉक्टर अंदर कुंती जी के कमरे में उनको देख रही थी। कुछ देर बाद डॉक्टर कुंती जी के कमरे से बाहर आती हैं। उनको बाहर आते देखकर सब लोग उनके पास पहुंचते हैं। मौ कैसी है डॉक्टर? उनको अचानक से क्या हो गया था? वो बेहोश क्यों हो गई थी? रणधीर जी बिना रुके बोले जा रहे थे। शांत हो जाए मिस्टर राणावत, आपकी मौ को थोड़ा सा पैनिक अटैक आया था, डॉक्टर रणधीर को समझाते हुए बोली। डॉक्टर की बात सुनकर सब लोग घबरा जाते हैं और डॉक्टर की तरफ सवालिया नजरों से देखने लगते हैं। क्या पैनिक अटैक? रणधीर डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोले। जी, मुझे लगता है कि वो किसी बात पर कुछ दिनों से परेशान हैं, जिस कारण उनकी तबीयत पर बहुत बुरा असर पड़ा है। अब दादी कैसी है डॉक्टर? मतलब वो ठीक तो है ना? रिया आंसू से भरी आंखों से देखते हुए बोली। उसको देखकर लग रहा है कि वो बस रोने वाली थी। जी, कहाँ नहीं जा सकता है? कहाँ नहीं जा सकता का क्या मतलब है डॉक्टर? सिमरन अब आगे आते हुए बोली। मेरा मतलब है कि वो ठीक नहीं है, उनकी तबीयत और खराब हो रही है। मुझे लगता है कि आप सब में से किसी ने उनसे ऐसा कुछ बोल दिया है जो वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। डॉक्टर की बात सुनकर रणधीर जी गुस्से से रणविजय को खा जाने वाली नजरों से घूरने लगते हैं और रणविजय शर्मिंदगी से अपना सर नीचे कर लेता है। देखिए, मैं उनकी डॉक्टर होने के नाते यही बोलूंगी कि प्लीज उनसे ना ऐसी बात कीजिए और ना उनको टेंशन दिया जाए जिससे उनकी तबीयत और बिगड़े। देखिए, उनकी अब उम्र होती जा रही है, आप सबको उनका ख्याल रखना चाहिए, ना कि उनसे ऐसा कुछ बोलना चाहिए जिससे वो जीने की उम्मीद छोड़ दे। डॉक्टर पूरे परिवार की तरफ नजर डालते हुए एक कठोर आवाज में बोली। डॉक्टर की बात सुनकर सब लोग शर्मिंदगी से अपनी नजरें चुरते फिर रहे थे। सबको अपनी गलती समझ आ रही थी। हम समझ गए डॉक्टर, हम आगे से मौ को कोई टेंशन नहीं देंगे। कुछ दिनों से हमारे घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है, शायद इसी टेंशन में मौ की तबीयत खराब हो गई है। रणधीर जी अपने पूरे परिवार की तरफ देखते हुए बोले। देखिए मिस्टर राणावत, मुझे नहीं पता है कि आपकी फैमिली प्रॉब्लम क्या है, पर मैं इतना कहूंगी, प्लीज इन सब से मिसेज राणावत को दूर ही रखिए। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चली जाती हैं। देख लिया, आपकी जिद्द के कारण मेरी माँ को क्या कुछ नहीं भुगतना पड़ रहा है। रणधीर जी रणविजय पर चिल्लाते हुए बोले। रणविजय अपनी नजरें नीचे किए चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। अब आप इस पर चिल्लाना बंद कीजिए और अंदर मम्मी जी के पास चलिए, सिमरन रणधीर को सुनाते हुए बोली। हाँ, तुम ठीक बोल रही हो, रणधीर सिमरन की बात पर सहमति देते हुए बोले। सब लोग अंदर कमरे में आते हैं और देखते हैं कि कुंती जी को होश आ गया था और नज उनको दवा दे रही थी। रणधीर कुंती जी के पास बैठते हुए बोले, मौ, अब आपकी तबीयत कैसी है? वो मुस्कुराते हुए बोली, मैं ठीक हूँ बेटे। मम्मी जी, हम सब बहुत डर गए थे, हमें लगा कि आप हमें छोड़। सिमरन इतना ही बोल पाई थी कि रणधीर उन पर चिल्लाते हुए बोले, क्या बकवास कर रही हो? सोच समझ कर कब बात करना सीखोगी सिमरन, 2 बच्चों की माँ बन गई हूँ और अब तो सास भी बन गई हूँ, फिर भी बचपना अभी तक गया नहीं है। कहाँ क्या बोलना चाहिए ये अभी तक नहीं सीखा है आपने। रणधीर जी की बात सुनकर सिमरन का मुंह बन जाता है और वो अपना मुंह फुला लेती है और एक नजर रीत पर डालती है जो चुपचाप सबसे पीछे सर झुकाए खड़ी थी। कोई बात नहीं बेटा, वैसे भी सिमरन बहू कुछ गलत नहीं बोल रही थी, सही तो है, अब हमारी उम्र हो गई है, आज नहीं तो कल हमें यहाँ से जाना तो है। कुंती जी अपनी कमजोर आवाज में बोली। नहीं दादी, ऐसा मत बोलिए, आप कहीं नहीं जाएगी, आप हमेशा यहीं हमारे साथ रहेंगी। रणविजय उनके पास जल्दी से आता है और उनके पास बैठते हुए उनका हाथ पकड़कर बोला। कुंती जी उसके बालों को प्यार से सहलाते हुए बोली, अरे बेटा, आप परेशान मत होइए, हम अभी कहीं नहीं जा रहे। अभी क्या दादी, आप कभी कहीं नहीं जाएगी, और प्लीज सुबह की गलती के लिए आप हमें माफ कर दीजिए। पता नहीं कैसे हमने आपसे ऐसी बातें की, हम बहुत शर्मिंदा हैं अपनी सुबह की बातों के लिए। रणविजय अपना सर झुकाते हुए बोला। दादी मुस्कुराते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, आप अभी छोटे हैं और जब छोटे गलती करते हैं तो बड़ों का कर्तव्य है कि उन्हें माफ कर देना चाहिए और उनको सही रास्ता दिखाना चाहिए। रणविजय मुस्कुराते हुए अपनी दादी का हाथ पकड़ते हुए बोला, दादी आप चिंता मत किया कीजिए, अब आप अपनी तबीयत का और अच्छे से ख्याल रखेंगी और दवा भी वक्त पर लेगी। रणविजय उनको डांटते हुए बोला। हाँ, हम वैसा ही करेंगे जैसा आप बोलेंगे, कुंती जी हंसते हुए बोली। सब कोई दादी पोते की बातें सुनकर मुस्कुरा रहे थे। रीत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है।
ये देखकर कि मिस्टर राणावत अपनी दादी से कितना प्यार करते हैं, उनका कितना ख्याल रखते हैं। रणविजय, क्या आप मेरी एक बात मानेंगे? हाँ, आप कुछ भी बोलेगी दादी, हम सब कुछ मानेंगे। आप बोलिए। हम चाहते हैं कि आप दोनों डाइवोर्स मत लीजिए। ये समझ लीजिए कि ये हमारी आखिरी इच्छा है। दादी, ऐसा मत बोलिए। आपकी आखिरी इच्छा हो या पहली, मैं आपकी सब बात मानूंगा, पर आप फिर कभी ऐसी बात मत बोलिएगा। कुंती जी देख रही थी कि रणविजय की अब आंखों में आंसू आ गए थे ये बात बोलने में। मैं मिस शर्मा को डाइवोर्स नहीं दूंगा। दादी, आप चिंता मत कीजिए। रणविजय कुंती जी की आंखों में आंखें डालकर बोला। रणविजय की बात सुनकर जहां कुंती जी और रणधीर जी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, वही सिमरन का मुंह बन जाता है। वो कुछ बोलना चाहती थी पर माहौल को देखकर वो चुप ही रहती है। ये सब क्या चल रहा है? किससे पूछकर अपने इतना बड़ा फैसला खुद ले लिया मिस्टर राणावत? एक जोरदार आवाज पूरे कमरे गूंज उठती है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मिस्टर राणावत? रीत की गुस्से से भरी आवाज सुनकर सब लोग उसकी तरफ देखने लगते हैं। रणविजय अपनी आंखें छोटी करके गुस्से में उसे देख रहा था। रीत गुस्से में बोली, आप अकेले सारे फैसले कैसे ले सकते हैं? क्या आप भूल जाते हैं कि ये फैसले मेरी लाइफ से भी जुड़े हैं? रीत की बात सुनकर हर कोई एक नज़र रीत को देखता तो दूसरी बार रणविजय को देखते। रणविजय गुस्से से तिल मिलाते हुए उसके पास पहुंचता है और उसका हाथ पकड़ते हुए शांत स्वर में बोला, ये वक्त सही नहीं है ये सब बात करने का मिस शर्मा। नहीं मिस्टर राणावत, ये सही वक्त है। आपने मुझे समझकर क्या रखा है? मैं कोई कठपुतली नहीं हूँ जो आपके इशारों पर नाचूंगी, और ना ही आपकी नौकर हूँ। रीत रणविजय के हाथ को झटकते हुए बोली। रणविजय उसकी बाह को पकड़ता है और उसको अपनी तरफ खींचकर उसके कान में धीरे से बोला, मिस शर्मा शांत हो जाइए, ये आप क्या बोल रही हैं? मिस्टर राणावत, अभी तक तो मैं शांत थी, और कब तक मैं शांत रहूं? आपको एहसास भी है कि आपकी एक जिद के कारण मेरी पूरी लाइफ बदल गई है। आप अपनी मर्जी मुझ पर कैसे थोप सकते हैं? आपकी मर्जी हुई तो आपने मुझसे शादी कर ली, बिना ये जाने कि मैं क्या चाहती हूँ, क्या मैं इसके लिए तैयार हूँ। पर नहीं, आपने अपना ऑर्डर सुना दिया और जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली, और अब फिर आप मुझसे बिना पूछे अपनी मर्जी मुझ पर थोप दे रहे हैं। सब हैरानी से एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे और रीत की बात सुनकर वो समझने की कोशिश कर रहे थे। हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे मिस शर्मा, अभी आप देख रही हैं ना कि दादी की तबीयत ठीक नहीं है। रणविजय रीत को समझने की कोशिश कर रहा था, पर रीत जैसे आज कुछ सुनना नहीं चाहती थी। वो तो आज इतने दिन की भड़ास जो वो अपने अंदर दबाए इतने दिनों से शांति से सुन रही थी, वो आज सब कुछ निकाल दे रही थी। रणविजय, ये रीत बहू क्या बोल रही है? क्या ये सच्चा है आपने इनकी बिना मर्जी जाने इनसे शादी की है? दादी रणविजय को हैरानी से देखते हुए बोली। ऐसा कुछ नहीं है दादी। रणविजय अपनी नजरें चुरा रहा था। हाँ, बताइए ना, सबको सच क्या है? आपके परिवार को तो यही लगता है कि मैंने आपसे शादी आपके पैसों के लिए की है। रीत रणविजय को घूर रही थी। मिस शर्मा, बस बहुत हुआ, अब आप कुछ नहीं बोलेगी, समझी आप? रणविजय अपनी उंगली रीत की तरफ दिखाता है और गुस्से में चिल्लाते हुए बोला। नहीं, आज नहीं मिस्टर राणावत, आज मैं सबको सच बताऊंगी। सबको यही लगता है कि ये शादी हम दोनों की मर्जी से हुई है, पर ऐसा नहीं है। रीत की आंखों में आंसू आ गए थे, वो रणविजय को घूरते हुए बोली। आज रणविजय को रीत की आंखों में अजीब सी नफरत और गुस्सा दिख रहा था, जो उसने आज से पहले कभी उसकी आंखों में अपने लिए नहीं देखा था। ऐसा तो तब भी नहीं था जब रणविजय ने रीत से जबरदस्ती शादी की थी, तब उसकी आंखों में उसके लिए गुस्सा जरूर था पर नफरत नहीं। तो फिर आज क्यों रीत ऐसी लग रही थी? रीत बहू, आप क्या बोल रही है? साफ साफ बताइए कि बात क्या है? रणधीर रीत की तरफ देखते हुए बोले। मिस्टर राणावत, मैं आपसे माफी चाहती हूँ, पर आप लोग मुझे बहू मत बोलिए। मैं जब इस शादी को शादी और मिस्टर राणावत को अपना पति नहीं मानती हूँ तो मैं आपकी बहू कैसे हुई? मैं रीत इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले ही रणविजय उसके हाथ को पकड़कर उसे खींचते हुए कमरे से बाहर ले जाता है। रणविजय की ये हरकत देखकर सब हैरानी से एक दूसरे को देखने लगते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। आखिर रीत बोलना क्या चाहती थी? चाचू, सार्थक आदित्य के कान में धीरे से बोला। हाँ। आदित्य सार्थक की आवाज अचानक से अपने कान में सुनकर डर जाता है और उसे हैरानी से आंखें बड़ी करके देखने लगता है। चाचू, ये घर है या टीवी सीरियल जो एक ड्रामा खत्म नहीं होता है कि दूसरा शुरू हो जाता है? वैसे रणविजय चाचू रीत जी को ऐसे क्यों ले गए? आदित्य उसको खा जाने वाली नजरों से देखता है और फिर अपने दांत पीसते हुए बोला, मुझे क्या पता, मैं भी तो तुम्हारे साथ यही खड़ा हूं ना, और तुम्हें ज्यादा ही अपनी रीत जी की टेंशन हो रही है ना, तो जाओ उसके पीछे पीछे और रणविजय से पूछ लो जाके। नहीं, मैं तो बस यूं ही पूछ रहा था, मुझे नहीं जाना।
सार्थक अपने दोनों हाथ ना में हिलाते हुए बोला। तुम आजकल मेरा दिमाग बहुत खाने लगे हो, अगर अब चुपचाप मुंह बंद करके नहीं खड़े ना तो कल ही मैं तुम्हें वापस भाई के पास भेज दूंगा, समझे तुम? आदित्य की ये धमकी सुनकर सार्थक चुप हो जाता है। इधर रणविजय रीत को अपनी बालकनी में लाता है जो उसके कमरे से अटैच थी। वो उसे खींचते हुए स्विमिंग पूल के पास लाता है और उसका हाथ छोड़ देता है। रणविजय उसे बुरी तरह से घूरने लगाता है। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? रीत अपने हाथ की कलाई को पकड़ते हुए बोली, जो कुछ देर पहले रणविजय ने कसकर पकड़ रखा था। आप वहाँ क्या बकवास कर रही थीं? बकवास नहीं कर रही मिस्टर रानावत, जो सच है वो बता रही थी, और हाँ, मुझे आज ही आपसे डाइवोर्स चाहिए। लगता है आप भूल गई हैं कि आपकी यही सच बोलने के कारण आज आप यहाँ हैं, और रही बात डाइवोर्स की तो वो तो आपको नहीं मिलने वाला, मैं आपको डाइवोर्स नहीं दूंगा, समझिए। अब आप अपनी हद पार कर रहे हैं मिस्टर रानावत। मैं इस शादी में आपके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। रीत रणविजय की शर्ट कॉलर पकड़ते हुए बोली। रीत की आंखों में आंखें डालकर रणविजय बोला, अभी तो मैंने अपनी हद पार ही कहाँ की है मिस शर्मा। मैं आपसे अच्छे से बोल रहा हूँ तो मान जाइए, और आपको तो खुश होना चाहिए कि जिस कंपनी में आप कुछ पैसों के लिए काम करती थी आज उसी कंपनी की मालकिन बन गई हैं। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपकी कंपनी की मालकिन बनने का, मैं अपनी छोटी सी जिंदगी में खुश हूँ और मैं आपको अपने पति कर्ण की जगह कभी नहीं दूंगी। मेरे लिए कल भी वही मेरे पति थे और आज भी हैं। रीत उसे घूरते हुए बोली। रीत के मुंह से अपने पहले पति का नाम सुनकर रणविजय के तन बदन में जैसे आग लग जाती है। वो रीत का हाथ अपने कॉल से छुड़ाता है और उसी हाथ को उसकी पीठ के पीछे करते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, पहली बात, आप मुझे अपनी लाइफ में अपने पति मानो या ना मानो, पर दुनिया और परिवार वालों के सामने मैं आपका पति हूँ। और दूसरी बात, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके पति की जगह लेने का। रणविजय सिंह राणावत खुद अपनी जगह बनाता है, ना कि दूसरों की जगह लेता है, समझी? हाँ हाँ हाँ, मतलब? रीत कंफ्यूज होकर आंखें बड़ी करके रणविजय को देखे जा रही थी। रणविजय को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोल गया, मतलब वो उसको अपना पति माने या ना माने। मुझे नहीं जाना कि आपकी बात का क्या मतलब था, बस आप मुझे छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। रीत उसके हाथ को छुड़ाने की कोशिश करती है और उसे धक्का देती ही है कि उसका पैर स्विमिंग पूल के किनारे होता है, जिससे अचानक से धक्का देने से वो पीछे जाती है और गिरने लगती है। रीत खुद को बचाने के लिए रणविजय की शर्ट का कॉलर पकड़ती, पर वो उसे भी खींच लेती है। रणविजय खुद को संभाल नहीं पाता है और उसके साथ ही स्विमिंग पूल में साथ में गिर जाते हैं। रणविजय और रीत दोनों स्विमिंग पूल में एक साथ गिर जाते हैं। दोनों ऊपर से नीचे तक भीगे एक दूसरे को गुस्से से घूर रहे थे। What have you done, मिस शर्मा? रणविजय झल्लाते हुए वो अपने चेहरे पर से पानी पोंछते हुए बोला। मैंने क्या किया? ये सब आपकी गलती है, वो उसे घूरते हुए बोली। ओ रियली? अगर आपने मेरी शर्ट को पकड़कर अपनी तरफ खींचा ना होता तो मैं पुल में नहीं गिरता। खुद तो गिरी, मुझे भी ले डूबी। रणविजय अपने गीले बालों को पीछे करते हुए बोला। और अगर आपने मुझे ऐसे डराया ना होता तो मैं आपको लेकर नहीं गिरती। रीत अपनी धुन में बोले जा रही थी। फिर अचानक उसने रणविजय पर नजर जाती है जो उसे मुस्कुराते हुए देख रहा था। आप ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? मेरे चेहरे पर क्या जोक लिखे हैं? नहीं, मैं ये देख रहा था कि आपको मुझसे डर भी लगता है, वरना मैं तो आज तक यही सोचता था कि आप किसी से नहीं डरती हैं। रणविजय उसे देखते हुए बोला। रणविजय की बात सुनकर रीत झेप जाती है और अपनी नजरें गोल घुमाते हुए बोली, आपने सही सुना है, मैं किसी से नहीं डरती हूँ, समझे आप? रीत वहां से जाने लगती है तो रणविजय उसका हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ घुमाते हुए खुद की तरफ खींच लेता है। आप डरती हैं, ये बात मान लीजिए। रणविजय उसके चेहरे पर आए गीले बाल पीछे करते हुए बोला। रणविजय की उंगली की छुअन रीत के दिल में और पूरे शरीर में गुदगुदी कर रहे थे। रणविजय का उसके इतने करीब होने से उसका दिल 100 स्पीड में चल रहा था। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। बोलिए ना, आप डरती हैं कि नहीं मुझसे? रणविजय धीरे से उसके चेहरे के पास आके बोला। उसकी आवाज सुनकर रीत होश में आती है और उसे खुद से दूर ढकलते हुए बोली, मैंने कहा ना कि मैं आपसे नहीं डरती, और हाँ, मुझसे दूर रहा कीजिए। रणविजय उसके पास आता है और उसके हाथ को पीछे करते हुए बोला, तो आपके ये होंठ क्यों कांप रहे हैं और आपकी आंखों में डर साफ साफ दिख रहा है? मिस्टर राणावत, आप होते कौन हैं हमें डराने वाले? और आप हमसे दूर रहकर बात किया कीजिए, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि आप ऐसे हमें छूते हैं। रीत अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोली। रीत की ये बात, रणविजय को ये बात बुरी लगती है। उसे समझ नहीं आता है कि वो खुद रीत से दूर जाना चाहता है, पर वो जितना उससे दूर जाता है किस्मत उन्होंने उनको और पास ले आती है। अब आप मुझे छोड़ेंगे? हमें ये सब पसंद नहीं है। रीत अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी।
रणविजय उसका हाथ छोड़ देता है और रीत पुल से बाहर जाने लगती है, पर अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे वो छम से पानी में गिर जाती है। रणविजय उसके पीछे ही था और वो ये देखकर उसने रीत की खुली कमर को कसकर पकड़ लेता है और उसे खुद के सामने खड़ा करता है। रीत जल्दी से उसके गले लग जाती है। रीत की सांस तेज तेज चल रही थी, वो बहुत डर गई थी। उसने रणविजय की पीठ को कसकर अपनी बाहों में भर लिया था और रणविजय के दोनों हाथ उसकी गोरी और पतली कमर पर कस गए थे। रीत के ऐसे गले लग जाने से रणविजय की धड़कन बहुत तेज चल रही थी, उसको रीत की भी धड़कनें साफ साफ सुनाई दे रही थी। रणविजय को ऐसा लग रहा था कि उसका दिल ट्रेन की स्पीड को भी पीछे छोड़ दिया था। कुछ देर बाद रीत को एहसास होता है और वो उसे दूर हो जाती है। वो अपने बालों को पीछे करती और अपनी नजरें नीचे करते हुए बोली, थैंक यू। रणविजय रीत झुकी नजरों को देखती है और फिर उसे ऊपर से नीचे तक देखता है। रीत ने एक हल्के नीले रंग की शिफॉन की साड़ी पहनी थी, जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसके गीले बाल उसके गोरे और गुलाबी गाल पर बिखरे थे और उसके होंठ फरवरी की हल्की ठंड के कारण कांप रहे थे। नीला रंग की वो साड़ी रीत के शरीर से पूरी तरह से चिपकी थी, जिससे उसके शरीर की खूबसूरत बनावट खिलकर निखर रही थी। रीत को देखकर रणविजय जैसे मजबूत लड़का भी पिघल रहा था, जिसने सुंदर लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया था। फरवरी की शद ठंडी के मौसम में भी उसे गर्मी लग रही थी। तभी रीत की नज़र रणविजय की नज़रों से टकरा जाती है और एक टक रणविजय को देखी जा रही थी। रणविजय के भीगे और गीले बाल जो उसके माथे पर बिखर गए थे और उसमें से चूता पानी उसको और आकर्षित कर रहा था। रणविजय का फेसियल फीचर बहुत अच्छा था। उसकी आंखों में कुछ जादू था जो रीत पर चल रहा था। रणविजय के कपड़े उसकी बॉडी पर चिपक गए थे। रणविजय की सिक्स पैक्स बहुत अच्छे से दिख रहे थे। वो बहुत ही आकर्षित कर रहा था। रणविजय की नज़रें उसके काम होठों पर ठहरी जाती हैं। वो धीरे धीरे उसके चेहरे के करीब जाने लगता है, जिससे रीत अपनी आंखें बंद कर लेती है और रणविजय भी अपनी आंखें बंद कर लेता और रीत के होठों के पास अपना चेहरा कर देता है। रीत को उसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हो रही थीं और तेज चलती धड़कने भी यही हाल रणविजय का भी ही था। रणविजय रीत एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। जैसे ही रणविजय उसके चेहरे के पास जाता है कि तभी उसे किसी आवाज़ सुनाई देती है। रणविजय और रीत जल्दी से होश में आते हैं। रीत आवाज सुनकर आंखें खोलती है और रणविजय को अपने इतने पास देखकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती और वो अपनी पूरी ताकत लगाकर रणविजय को खुद से दूर धकेल देती है। रणविजय रीत के इस मूव के लिए तैयार नहीं था। अचानक से धक्का लगने से रणविजय पानी के अंदर गिर जाता है। वो जल्दी से संभलते हुए पानी में खड़ा होता है और अपने गीले बालों को पीछे करता हुआ गुस्से में रीत को घूरता है। हाउ डेयर यू पुश मी, रणविजय चिल्लाते हुए बोला। वैसे ही जैसे आपकी हिम्मत हुई मुझे हाथ लगाने की और मेरे पास आने की, खबरदार आज के बाद मुझे छूने की या मेरे पास आने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रीत भी उसी अंदाज में बोली। रणविजय ने कुछ नहीं कहा, बस वो उसे घूरे जा रहा था। रीत पुल से निकल जाती है। रणविजय रीत को तब तक घूरता है जब तक वो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो जाती है। रणविजय अपने बालों पर हाथ मारता है और अपने सर को थोड़ा टेढ़ा करता हुआ धीरे से बुदबुदाते हुए बोला, ये मुझे क्या हो गया था? आज से पहले आशिया के सिवाय किसी और लड़की के आगे मैंने कभी अपना कंट्रोल नहीं खोया था। यहाँ तक कि मैं 3 साल फॉरेन कंट्री में अकेला रहा हूँ, पर कभी किसी लड़की को आंख उठाकर देखा भी नहीं। पर जब से मिस शर्मा आई है मेरी लाइफ में, तब से पता नहीं क्यों मैं ना चाहते हुए भी उनकी तरफ खींचा चला जाता हूँ। और आज तो मैंने हद ही पार कर, अगर थोड़ी देर और हो जाती तो शायद। नहीं रणविजय, तुम ऐसे अपना कंट्रोल नहीं खो सकते हो। तुम रणविजय सिंह राणावत और तुम सिर्फ आशिया से प्यार करते हो और करते रहोगे। उससे पहले ना तुम्हारी लाइफ में कोई लड़की आई थी और ना उसके बाद कोई लड़की तुम्हारी लाइफ में आएंगी, ये याद रखो। रणविजय यही सब बातें स्विमिंग पूल में खड़ा बड़बड़ा रहा था कि तभी वहां रिया आ जाती है। वो ऐसे रणविजय को खुद में बड़बड़ाते हुए हैरान तो होती है, उससे ज्यादा इस बात से हैरान होती है कि फरवरी की इस ठंड में रणविजय पूल में नहा रहा है। भाई आप यहाँ क्या कर रहे हो? और इतनी ठंड में आप पूल में नहा रहे हो? जल्दी से बाहर आओ वरना बीमार हो जाओगे, रिया उसे समझाते हुए बोली। रिया की आवाज सुनकर रणविजय उसकी तरफ देखता है और हाँ में सर हिलाते हुए बाहर आ जाता है। भाई आपसे एक बात पूछूं? रिया उसको ट्रैवल देते हुए बोली। हाँ पूछ। आप स्विमिंग पूल में नहाने ही गए थे ना? रिया उसे देखते हुए बोली। हे हाँ, ये कैसा सवाल है रिया? मैं तुम्हें ऊपर से नीचे तक भीगा हुआ दिख रहा हूँ ना? हाँ न हाँ, पर भाई पर आप कोट पहन के नहाने क्यों गए थे? रिया मुस्कुराते हुए बोली। रिया की बात सुनकर रणविजय झेप जाता है और अपनी नजरें इधर उधर घुमाने लगता है।
चलो कोई नहीं, मत बताओ, पर एक बात बोलूंगी, अगली बार से भाभी के साथ रोमांटिक बात लेना हो ना तो आपके कमरे का बाथरूम बहुत बड़ा है, वहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, रिया हंसते हुए बोली। रिया की ये बात सुनकर रणविजय का मन करता है कि अभी धरती फट जाए और वो उसमें समा जाए। उसको बहुत शर्म आ रही थी कि उसकी छोटी बहन उसका मजाक बना रही थी। वो रिया को आंखें दिखाते हुए उसे पकड़ना चाहता था, पर रिया वहां से भागते हुए बोली, परेशान मत हो भाई, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, और मैं यहाँ आपसे ये बोलने आई थी कि दादी आपको बुला रही हैं। ये बोलकर रिया वहां से चली जाती है। रणविजय जब अपने कमरे में आता है तो रीत मिरर के सामने अपने गीले बालों को खींच रही थी। रणविजय वार्डरोब से अपने कपड़े निकालता है और बाथरूम में चला जाता है। कुछ देर बाद वो बाहर आता है तो ये देखकर हैरान रह जाता है कि रीत अभी भी अपने बालों को खींच रही थी। वो वहीं खड़े होकर रीत को ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। रीत ने इस वक्त व्हाइट रंग का अनारकली सूट पहना हुआ था जिस पर पिंक कलर के कमल के फूल बने थे। मेकअप के नाम पर उसने हल्की सी गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगाई थी। वो अपने बालों की ठीक करने में इतना उलझी हुई थी कि उसे रणविजय की एक टक नजरें भी उसे नहीं दिख रही थी। रणविजय बिना पलकें झुकाए उसे देखे जा रहा था। रीत को देखते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। अचानक से किसी ने डोर नॉक करता जिससे रणविजय भी होश में आ जाता है। वो दोनों उस तरफ देखते हैं तो घर का एक सर्वेंट सर झुकाए बाहर खड़ा था। सर्वेंट, दादी जी ने आप दोनों को अपने कमरे में बुलाया है। उसकी बात सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। उन दोनों के मन में यही चल रहा था कि अब दादी कौन सा धमाका करने वाली हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ हैरानी से देखते हैं जैसे बोलना चाहते हो, तैयार हो जाओ दादी की बेमतलब बात मानने के लिए। रणविजय, ठीक है आप जाए, हम आते हैं। सर्वेंट वहां से चला जाता है। रीत उसे देखते हुए बोली, देखिए मिस्टर राणावत, अब मैं दादी की कोई बात नहीं मानूंगी। आप उनसे बात कीजिए और मुझे कल के कल डाइवोर्स दे दीजिए। रणविजय चिढ़ते हुए बोला, आप तो ऐसे बोल रही है जैसे मुझे आपके साथ रहने में कोई इंटरेस्ट हो। मुझे खुद इस शादी से पीछा छुड़ाना है, पर आप जानती है ना दादी की हालत ठीक नहीं है। आप बस दादी का ठीक होने का इंतजार कीजिए, फिर हम डाइवोर्स ले लेंगे। रीत छल्लाते हुए बोली, आप मेरी बात समझ नहीं रहे हैं मिस्टर राणावत, मैं आपके साथ इस शादी में नहीं रह सकती हूँ। आप जानते हैं ना कि मेरा एक 3 साल का बेटा है और उससे बड़ी बात मैं एक विधवा हूँ। अगर ये बात आपके परिवार वालों को पता चली तो आप सोच भी नहीं सकते हैं कितना बड़ा तमाशा होगा। रीत की बात सुनकर रणविजय को याद आता है कि रीत का तो एक 3 साल का बेटा है। वो तो ये बात भूल ही गया था। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है मिस शर्मा, आपको नहीं पर आपके परिवार। रीत इतना ही बोली थी कि रिया कमरे में आते हुए बोली, अरे आप दोनों को दादी ने बुलाया है, जल्दी चलो, वो कब से आप दोनों का इंतजार कर रही हैं। ये बोलकर रिया दोनों का हाथ पकड़कर ले जाने लगती है। रिया रणविजय और रीत को कुंती जी के कमरे में ले आती है। दादी, लीजिए ले आए भाई भाभी को, रिया कुंती जी के पास बैठते हुए बोली। दादी, अपने हमें बुलाया, कोई काम था क्या? रणविजय उनकी तरफ देखते हुए बोला। जी रणविजय, हमें आप दोनों को कुछ बताना था। जी बोलिए दादी, रणविजय बोला। रीत रणविजय के बगल में खड़ी थी और उन दोनों को देख रही थी। हमने रात को आप दोनों का रिसेप्शन रखा है, ये बोलकर दादी रिया की तरफ देखती है। रिया उनका इशारा समझकर उठ जाती है। दादी की बात सुनकर दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। रणविजय कुछ बोलता उससे पहले दादी फिर से बोली, रीत बहू आप वक्त पर तैयार हो जाना, हमने आपके लिए कुछ कपड़े पसंद किए हैं। रिया रीत के हाथों में कुछ कपड़े और ज्वेलरी दे देती है। रीत हैरानी से कभी कपड़ों को देखती है तो कभी रणविजय को। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसका मन कर रहा था कि किसी दीवार पर अपना सर फोड़ ले। वो जितना अपनी लाइफ की उलझने सुलझाने की कोशिश करती हैं वो उतनी उलझती जाती हैं। दादी, इसकी क्या जरूरत थी? मेरा मतलब है कि हमारी शादी टॉप 10 न्यूज में थी। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनल हर जगह हमारी शादी की बातें चल रही हैं, तो इस रिसेप्शन की कोई जरूरत नहीं थी। रणविजय कुंती जी को समझा रहा था। हाँ, हम ये बात जानते हैं रणविजय, पर हम चाहते हैं कि आपका रिसेप्शन हो। देखिए रणविजय, आप हमारे एक लौते पोते हैं और हमारे भी कुछ अरमान, कुछ ख्वाहिश हैं। अपने पोते की शादी के लिए हम मानते हैं कि हम उस टिया के साथ आपकी शादी से खुश नहीं थे, पर आपकी किस्मत में रीत बहू का साथ लिखा था। दादी की बात सुनकर रणविजय और रीत एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और बुरा सा मुंह बनाते हैं जैसे बोल रहे हों कि साथ, वो भी इनके साथ, कभी भी नहीं। देखिए रणविजय, अब हम और कोई बहस नहीं करना चाहते हैं। वैसे भी आज सुबह से बहुत तमाशे हुए हैं घर में। रीत बहू, आप जाके अपने कमरे में तैयार होइए, जाके कुछ देर बाद शाम हो जाएगी और मेहमान आने लगे। दादी मुस्कुराते हुए रीत की तरफ देखती हैं।
रीत को अच्छा नहीं लग रहा था कि वो अपने जीवन का इतना बड़ा सच इन सब से छुपा रही है। उसे पता था कि किसी रिश्ते की शुरुआत किसी झूठ से नहीं करनी चाहिए। वो हिम्मत करके कुछ बोलने वाली थी कि तभी वहां पर सिमरन और रणधीर जी भी आ जाते हैं। रीत देखती है पूरा परिवार साथ में है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा उसे अपना सच्चा और अपना अतीत बताने के लिए। क्या पता इसी कारण दादी रणविजय और उसका डाइवोर्स भी करवा दे। रीत अपनी आंखें बंद करके एक लंबी सांस छोड़ती है और हिम्मत करके बोली, मैं आप सबको कुछ बताना चाहती हूँ। अब बताने को क्या रह गया है? वैसे भी अब जान के भी हम क्या कर लेंगे? जो होना था वो हो गया। अब मेरी किस्मत में तुम जैसी बहू लिखी है तो किया ही क्या जाता है। सिमरन मुंह बनाते हुए रीत को ताने मार रही थी। सिमरन की बातें सुनकर सबको रीत के लिए बहुत बुरा लगता है। वो एक नज़र रीत को देखते हैं जो सिमरन की कड़वी बातें सुनकर सर झुकाए जमीन को देख रही थी। सिमरन आप एक मौका नहीं छोड़ती हैं ना रीत बहू को बातें सुनाने का। आखिर आपको इस बेचारी बच्ची से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? रणधीर सिमरन को घूरते हुए बोले। हाँ मौ आप भाभी को हमेशा नीचा क्यों दिखाती, बल्कि भाभी तो कितनी प्यारी है। रिया सिमरन से सवाल करती है। सिमरन को ये देखकर और भी गुस्सा आता है कि 2 दिन पहले आए लड़की के लिए उसकी अपनी बेटी और पति उसको सुना रहे थे। उनके मुंह से रीत की तरफदारी देखकर सिमरन को रीत से और ज्यादा नफरत या ये बोलो गुस्सा हो जाती है और वो वहां से पैर पटकते हुए चली जाती हैं। कुंती जी माहौल देखकर बात बदलते हुए बोली, अच्छा ठीक है अब ये सब छोड़ो और तैयार हो जाके कुछ देख, बाद शाम हो जाएंगी और मेहमान आने लगे। फिर वो रीत की तरफ देखते हुए बोली, रीत बहू आप अच्छे से तैयार होना। आखिर ये रिसेप्शन पार्टी आपके लिए ही रखी गई है। हम चाहते हैं कि सब हमारी पोता बहू को देखें और हमारे पोते की पसंद की तारीफ करें। दादी की बात सुनकर रणविजय और रीत शर्मा से एक दूसरे से नजरें ही नहीं मिला पाते हैं। रीत हाँ में सिर हिलाते हुए वहां से चली जाती हैं और अपने कमरे में आके बेमन से तैयार होने लगती हैं। वो बड़बड़ाते हुए बोली, कहाँ मैंने आज इस शादी से पीछा छुड़ाने के बारे में सोचा था और कहाँ मुझे रिसेप्शन के लिए तैयार होना पड़ रहा है। पता नहीं मेरा बेटा कैसा होगा। मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं आज उसके पास आ जाऊंगी। रीत अपने में ही बड़बड़ा रही थी कि तभी रणविजय कमरे में आता है। वो रणविजय को देखते हुए बोली, मिस्टर राणावत आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? आपको पता है ना मेरा एक 3 साल का बेटा है जो अभी बहुत छोटा है, वो मुझसे 2 दिन से दूर है। रीत परेशानी में बोले जा रही थी और रणविजय को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रही थी कि तभी अचानक से रीत को लगा जैसे उसकी आवाज़ बाहर नहीं निकल रही है। उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं क्योंकि रणविजय ने उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया था। रीत अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे हैरानी से देख रही थी और रणविजय अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरे जा रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में जैसे खोते जा रहे थे। रीत अपने हाथों से रणविजय का हाथ अपने मुंह से हटाने की कोशिश कर रही थी कि तभी रणविजय बोलता है, चुप, बिल्कुल चुप यार, कितना बोलती हो आप। मुझे नहीं पता था कि आप इतना भी बोल सकती हो। मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दे रही हूँ। अब चुपचाप मेरी बात सुनो, समझी? रीत हाँ में सर हिला देती है और रणविजय उसके मुंह पर से अपना हाथ हटा लेता है और उससे दूर खड़ा हो जाता है। देखिए मिस शर्मा, आप भी उस वक्त वहां पर थी ना। सब डॉक्टर ने हमें दादी की तबीयत के बारे में बताया था। मैं आपकी प्रॉब्लम को समझता हूं और मैं प्रॉमिस करता हूं कि जल्दी ही मैं आपको डाइवोर्स दे दूंगा। पर मेरा बेटा, रीत परेशान होते हुए बोली, मैं मौका देखकर आपके बारे में सब कुछ अपने परिवार वालों को बता दूंगा। आप परेशान मत होइए। आप मेरे कारण अपने बेटे से दूर हैं ना, तो मैं ही आपको आपके बेटे से मिलाऊंगा। ये बोलकर रणविजय वहां से चला जाता है। रणविजय की बातें सुनकर रीत के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए बोली, वैसे जितना दिखता है उतना भी बुरा नहीं है, इसीलिए तो आशिया इससे इतना प्यारा करती थी। मैं भी मौका देखकर आपको सब कुछ बता दूंगी मिस्टर राणावत, क्योंकि मुझे भी अपना वादा पूरा करना है। शाम होने लगी थी और जैसे जैसे शाम हो रही थी वैसे वैसे मेहमानों का आना शुरू हो गया था। मुंबई के जाने माने परिवार राणावत मेंशन में आए थे। बड़े बड़े बिजनेसमैन इस उम्मीद से भी रणविजय और रीत के रिसेप्शन में शामिल हो रहे थे कि वो अपने बिजनेस आइडिया रणविजय को बता सकें, जिससे रणविजय उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करें और वो रणविजय के बिजनेस पार्टनर बन सके। इस वक्त इंडिया में टॉप 10 में रॉयल राजपूताना नंबर 1 पर था और जब टॉप बिजनेसमैन की लिस्ट जारी हुई तो उसमें रणविजय सिंह राणावत इंडिया के बिजनेस टाइकून में नंबर 1 में थे। एक ये भी कारण है कि आज राणावत परिवार से दोस्ती करने के लिए बड़े बड़े खानदान आगे पीछे घूमते थे और अपनी बेटियों की शादी के लिए वो राणावत परिवार में बहुत कोशिश करते थे। पर जब लोगों को रणविजय की शादी की बात पता चली तो सब लोग हैरान थे और रणविजय सिंह राणावत की पत्नी को देखना चाहते थे, जो शायद आज कुछ लोगों की तमन्ना पूरी हो जाएंगी। हॉल में सब लोग आ रहे थे और वेटर उन्हें कुछ देर बाद कुछ ना कुछ ड्रिंक सर्व कर रहे थे।
राणावत मेंशन का हॉल बहुत बड़ा था, उसमें कम से कम 2 लाख तक की लोग आराम से आ सकते हैं, पर कुंती जी ने रिसेप्शन पर कुछ ही लोगों को बुलाया था, जिसमें मुंबई के जाने माने बड़े खानदान हैं और कुछ रणविजय के बिजनेस पार्टनर थे। हॉल में हर कोई राणावत फैमिली को ढूंढ रहा था, पर वहां पर राणावत परिवार की लेडीज क्या जेंट्स भी नहीं थी। हर कोई अपने अपने कमरे में अभी तक तैयार हो रहे थे। कुछ देर बाद रणधीर जी हॉल में आते हैं। उन्होंने ने आज एक गोल्डन प्रिंटेड व्हाइट कलर का कुर्ता पैजामा पहना हुआ था और अपने एक कंधे से शॉल को होते हुए उन्होंने दूसरे हाथ से मोड़ रखा था और पैरों में उन्होंने गोल्डन रंग की मोजड़ी पहनी थी और उन्होंने अपने हाथ में एक रिच वॉच पहनी थी और दूसरे हाथ की 3 उंगलियों में गोल्ड की रिंग पहनी थी। उन्होंने अपने कुर्ते के कॉलर के ऊपर से गोल्ड की चेन डाली थी। आंखों में अपने टेस्टेड ब्लैक रंग के चश्मा लगाया था। बालों को अच्छे से सेट किया था। सीनियर मिस्टर राणावत अपने बिजनेस और फैमिली फ्रेंड से मिल रहे थे। कुछ देर बाद वहां सिमरन भी आ जाती है। सिमरन ने अपने फिगर और बॉडी को बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखा था, जिस कारण वो कहीं से भी 2 बच्चों की मौत नहीं लगती थी। सिमरन ने आज फेमस डिजाइनर मनीष मल्होत्रा की डिजाइन की गई गुलाबी रंग की बनारसी साड़ी पहनी थी, जिसमें गोल्डन छोटे छोटे फूल बने थे। सिमरन का मेकअप आज मुंबई की फेमस ब्यूटिशियन अमीशा मेहरा ने किया था। सिमरन ने गले में एक हल्का सा सिंपल डायमंड का नेकलेस पहना हुआ था और अपने बालों को कली किए थे। सिमरन का मन तो इस फंक्शन में आने का बिल्कुल नहीं था, पर वो अगर आती नहीं तो लोग पता नहीं कैसी कैसी बातें बनाते और वो नहीं चाहती थी कि अब कोई तमाशा हो, इसलिए वो मन मार आ गई थी। पर फिर भी वो अपने चेहरे से किसी को पता नहीं चलने दे रही थी कि वो कितनी गुस्सा है अपने परिवार से, अपने बेटे और अपने पति से। उसने एक नज़र सीनियर मिस्टर राणावत को घूर कर देख और आगे जाके अपनी दोस्तों के पास चली जाती हैं। सीनियर मिस्टर राणावत कुछ देर बाद कुंती जी को भी उनके कमरे से बाहर ले आते हैं और उन्हें सबके साथ बैठा देते हैं। आदित्य और सार्थक भी तैयार होकर भी आ जाते हैं। आदित्य ने आज एक ब्लैक रंग का फॉर्मल सूट पहना था और हाथ में एक रिच वॉच पहनी थी, जिसके किनारे डायमंड के छोटे छोटे मोती लगे थे। उसने अपने बालों को जेल से सेट कर रखा था। वहीं सार्थक ने एक लाल रंग का पठानी सूट पहना हुआ था। उसने कुर्ता और व्हाइट रंग का पटियाला का पैजामा था। कुर्ते के ऊपर से उसने लाल रंग की कोटी पहनी थी और पैरों में उसने मोजड़ी डाली थी। हाथ में उसने एक काले रंग की रिच वॉच पहनी थी और बालों को उसने गोल करके जेल से सेट कर रखा था। दोनों चाचा भतीजा आज लड़कियों पर कहर डाल रहे थे। आदित्य रणविजय की हमउम्र का था, पर जैसे रणविजय को देखकर उसकी उम्र नहीं बताई जा सकती थी, वैसे आदित्य को भी देखकर कोई उसकी उम्र नहीं बता सकते हैं। और सार्थक तो उसकी बात ही अलग थी। पार्टी में आई सारी लड़कियां किसी भी कीमत पर आदित्य और सार्थक में से किसी को भी अपना बनाना चाहती थी। वहां पर आए हर लड़की की नज़र सार्थक और आदित्य से हट ही नहीं रही थी। वो ये तो जानती थी कि रणविजय तो उनके हाथों से निकल चुका है, और वैसे भी अगर रणविजय सिंगल भी होता तो कोई फायदा नहीं था, वो तो लड़कियों को एक नज़र देखता भी नहीं था। पर आदित्य और सार्थक की बात अलग है। कुंती जी भी पार्टी में आए हर लड़की की नज़र आदित्य पर देख रही थी और सब समझ रही थी। वो आदित्य के मज़े लेते हुए बोली, आदित्य जी दादी। आदित्य उनके पास बैठ जाता है। देखिए, अब रणविजय की भी शादी हो गई है, अब आप कब हमें खुशखबरी दे रहे हैं? दादी आदित्य का हाथ पकड़ते हुए बोली। दादी की बात सुनकर पास में बैठा सार्थक जल्दी से बोला, खुशखबरी? दादी, खुशखबरी तो लड़कियां सुनाती हैं, जब वो माँ बनने वाली होती हैं। तो चाचू कैसे वो खुशखबरी सुना सकते हैं? वो तो लड़के हैं ना, है ना चाचू? सार्थक की मासूमियत भरी बातें सुनकर हर कोई ठहाके लगाकर हंसने लगता है और आदित्य को देखने लगते हैं। आदित्य को बहुत शर्म आ रही थी। वो सार्थक को अपनी आंखें छोटी करके घूरने लगता है, जैसे बोल रहा हो, तुम्हें मैं बाद में देखता हूँ। लगता है सारी अकल अमेरिका में छोड़ आए हो, बिल्कुल बैल बुद्धि हो। चलो घर, भाई से पिटवाया नहीं तो मेरा नाम आदित्य रायचंद नहीं। सार्थक उसकी आंखों से की हुई धमकी को समझ गया था और वो वहां से भागने में अपनी भलाई समझता है। आदित्य, सार्थक अभी बच्चा है, समझ नहीं है उसे छोड़िए, हमारी बात का जवाब दीजिए, दादी उसको समझाते हुए बोली। 24 साल का होने वाला है, हाथी जैसा शरीर है, और आप बोल रही दादी बच्चा है? अरे इसकी उम्र में मैंने और रणविजय ने अपने फैमिली बिजनेस संभाल लिया था। आदित्य मुंह बांधते हुए बोला। कोई बात नहीं, बच्चा है, उम्र के साथ समझ आ जाएगी। आपने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। क्या जवाब दूं दादी? कोई अच्छी लड़की मिलती ही नहीं है, आप ही ढूंढ दीजिए, अगर आपकी नज़र में कोई है तो। आदित्य शर्माते हुए बोला। अरे हम क्या ढूंढे, यहाँ देखिए कितनी लड़कियां आई हैं, किसी को भी पसंद कर लीजिए। हम वादा करते हैं आपके भाई भाभी को हम मना लेंगे, दादी मुस्कुराते हुए बोली। भाई भाभी की बात नहीं है दादी,
मैं जानता हूँ यहाँ पार्टी में आए लड़कियाँ मुझसे शादी करना चाहती हैं, पर वो मुझसे नहीं बल्कि मेरे नाम मेरे पैसे को पसंद करती हैं, और मैं उस लड़की को ढूंढ रहा हूँ जो मुझे चाहे, ना कि मेरे नाम और पैसों को। आदित्य की बात सुनकर दादी खुश हो जाती हैं और उसके हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, हमें यकीन है आपको वो लड़की जरूर मिलेगी जिसे आपसे प्यार हो, आपके पैसों और शोहरत से नहीं। रानावत मैंशन में पार्टी चल रही थी। सारे मेहमान नई जोड़ी मतलब रणविजय और रीत का इंतजार कर रहे थे। रिया भी तैयार होकर अपने परिवार वालों के पास खड़ी हो गई। वो बार बार अपने फोन को देख रही थी। रिया ने आज नीले आसमानी रंग का नेट का लहंगा पहन हुआ था। उसका ब्लाउज फुल स्लीपर्स का था। उसने आज अपने लंबे बालों को स्ट्रेट करवाया था और अपने नेट के दुपट्टे को अपने एक हाथ में लपेटकर पीछे से दूसरे हाथ में लपेटा हुआ था। क्या बात है रिया, कुछ परेशान दिख रही हो? सिमरन उसके पास आते हुए बोली। हाँ, नहीं तो मम्मी, कुछ नहीं, रिया झिझकते हुए बोली। आप सच बोल रही हैं ना? सिमरन उसके चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। जी मम्मी, हम बिल्कुल ठीक हैं, आप परेशान मत होइए, रिया मुस्कुराते हुए बोली। ओके, हम अभी आते हैं। सिमरन मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती हैं। ये मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है, पता नहीं कहाँ रह गया है, रिया झुंझलाते हुए बोली। इधर रणविजय के कमरे में रीत तैयार हो रही थी। तभी वहां रणविजय आता है और अपने कपड़े वार्डरोब से निकालता है और जैसे ही बाथरूम में जाने लगता है वैसे रीत भी बाथरूम के दरवाजे को पकड़ लेती है। पहले मुझे जाना है, रणविजय उसे घूरते हुए बोला। नहीं, पहले मैं जाऊंगी, रीत भी अकड़ते हुए बोली। रणविजय उसे घूरते हुए बोला, मैंने कहा ना मुझे जाना है। रीत भी उससे आंखें मिलाते हुए बोली, हमने भी कहा ना पहले मैं जाऊंगी, आप बाद में जाना। पहले मैंने दरवाजे को पकड़ा था, पहले मैंने दरवाजा खोला था। देखो, आप मुझसे बहस मत करिए। क्यों डर लगता है कि कहीं आप मुझसे बहस में हार ना जाएं? आप कुछ ज्यादा बोल रही हैं, हद में रहिए। अभी तो हमने ज्यादा कुछ बोला ही कहाँ है, और आप मुझे मेरी हद मत बताइए। मिस शर्मा, मिस्टर राणावत, आप क्यों लड़ रही हैं? शुरू किसने किया था? तो आपका मतलब है कि मैंने लड़ाई शुरू की थी? जी, रीत उसे घूरते हुए बोली। ओके ओके, ठीक है, आपको भी बाथरूम यूज करना है ना? रणविजय अपने दोनों हाथ हवा में करते हुए बोला। जी हाँ, ठीक है, ऐसा करते हैं, साथ में नहाते हैं चल के, रणविजय उसके पास आते हुए बोला। रणविजय की बातें सुनकर रीत की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो उसे घूरते हुए बोली, क्या बकवास कर रहे हैं मिस्टर राणावत आप? अरे इसमें बकवास कैसा? आप कानूनी तौर पर मेरी पत्नी हैं, तो एक पत्नी अपने पति के साथ नहा भी नहीं सकती हैं, रणविजय शैतानी मुस्कान मुस्कुराते हुए बोला। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? छी, आप गंदे हो, रीत मुंह बनाते हुए बोली। गंदा? रणविजय अपने आप को ऊपर से नीचे तक देखता है। मैं आपको कहाँ से गंदा दिखता हूँ? साफ सुथरा तो खड़ा हूँ और आप मुझे नहाने जाने ही नहीं दे रही जो मैं इससे भी ज्यादा साफ होके आऊँ। मेरा मतलब आपके मन से था, आपका मन कितना गंदा है, आप कितना गंदा सोचते हो। रणविजय रीत को अपने पास खींच लेता है और धीरे से बोला, मैंने तो सिर्फ बोला है तो आप इतना परेशान हो गए? अगर सोचिए कि जो मैंने बोला है वो कर जाऊं तो क्या होगा? दूर हटिए, जाए, आप ही पहले नहा लीजिए और हो सके तो अपने शरीर के साथ अपने मन की गंदगी को भी साफ कर लीजिएगा। ये बोलकर रीत रणविजय को बाथरूम के अंदर भेज देती है। रणविजय बाथरूम के अंदर आके जोर जोर हंसने लगता है। उसे रीत के शर्म से सुर्ख हुए गुलाबी लाल गाल याद आते हैं। जब उसने रीत को अपने पास खींचा तो कैसे शर्म से उसकी आंखें नीचे हो गई थी। ये सब याद आते रणविजय के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। इधर बाथरूम के बाहर रीत अपने तेज चलती धड़कनों को काबू करती है और धीरे से बोली, ये आज मैंने मिस्टर राणावत का कैसा रूप देखा है? कोई मिस्टर राणावत को देखकर बोल सकता है क्या? जो इंसान हमेशा सीरियस और एरोगेंट दिखता है, उसका दूसरा पहलू इतना बेशर्म और फ्लिटी होगा। कुछ देर बाद रणविजय बाथरूम से बाहर आता है और बेड पर बैठी रीत को देखता है जो अपने हाथ फोल्ड किए उसे घूरे जा रही थी। रणविजय अपने बालों को टॉवल से सुखाते हुए उससे नजरें हटा लेता है और आंखें बंद करके बोला, ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने सिर्फ बोला था साथ में नहाने को लेकर थोड़ी गया था, पर आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सच में हम दोनों साथ में नहाए हों। रीत उठते हुए बोली, मैं देख रही हूँ कि जो इंसान खुद को दुनिया के सामने इतना समझदार दिखाता है वो कितना बेशर्म है। ये बोलकर रीत बाथरूम में चली जाती है। रीत की बातें सुनकर रणविजय के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो अपने बालों को सेट करता है और तैयार होने लगता है। रणविजय ने आज मनीष मल्होत्रा का डिजाइन किया हुआ फेमस ब्लैक रंग का 3 पीस सूट पहना हुआ था।
पैरों में ब्लैक शूज और हाथ में गोल्ड एंड सिल्वर की रिच वॉच पहनी थी। ब्लेजर में सुंदर सा ब्रोच लगा हुआ था। आज रणविजय किसी फिल्मी हीरो से कम नहीं लग रहा था। वैसे तो वो रोज हैंडसम लगता था, पर आज कुछ अलग ही बात उसमें लग रही थी। रीत बाथरूम से जल्दी से बाहर आती है। उसके गीले बाल टॉवल से बंधे होते, कुछ बालों की लटें टॉवल से बाहर थी, जो ज्यादा गीले होने के कारण उनसे पानी टपक रहा था। रीत रणविजय को देखती है तो बस जैसे खोसी जाती है। वो रणविजय को भूत बनी देख रही थी। रणविजय को लगा जैसे किसी की नजरें उस पर है। वो अपनी आंखें तिरछी करके देखता है तो रीत उसे देख रही थी। रणविजय के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो मिरर में अपने बाल बनाते हुए बोला, ऐसे मत देखो, नजर लग जाएंगी। मैं बहुत हैंडसम हूं ना? हाँ है। रीत होश में आते हुए बोली, पता था आप भी मानती हो मैं हैंडसम हूँ। रणविजय उसके पास आते हुए बोला और अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा हो गया। नहीं, मैं नहीं मानती आप हैंडसम हो। और हाँ, मैं हैरानी से हाँ है बोला था, ना कि आपकी तारीफ में हाँ। ये बोलकर रीत मिरर की तरफ बढ़ जाती है। रीत की बातें सुनकर रणविजय के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो अपना सर नीचे करके मुस्कुराता है और फिर उसके पीछे खड़ा हो जाता है, जिसमें मिरर में उसकी छवि दिखती है। वो उसे देखते हुए बोला, तो फिर आप मुझे ऐसे क्यों देख रही थी? पक्का आज मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। रणविजय की बात सुनकर रीत उसकी तरफ मुड़ जाती है और हैरानी से आंखें बड़ी करके बोली, क्यों, आपकी तबीयत ठीक नहीं है? रीत के लिए अपनी फिक्र देखकर रणविजय को अच्छा लगता है। वो उसे और परेशान करना चाहता था, इसलिए उसे देखते हुए बोला, आप जो मुझे आंखें बड़ी बड़ी करके देख रही थी ना, उस कारण मुझे आपकी नज़र लग जाएंगी और फिर मेरी तबीयत खराब हो जाएंगी। रणविजय की बात सुनकर रीत को गुस्सा आ जाता है। वो मुंह बनाते हुए बोली, देखिए मिस्टर राणावत, अब आप मेरा दिमाग मत खराब कीजिए। मेरी नज़र से आपकी तबीयत खराब हो ना हो, पर मेरे हाथों से आपका सर जरूर फूट जाएगा। क्या आप अपने बॉस का सर फोड़ दोगी? रणविजय हैरानी से आंखें बड़ी करके बोला, बॉस होंगे आप ऑफिस में समझें, यहाँ पर तो आप मेरे पा। अचानक से रीत चुप हो जाती है। उसको होश आता है कि वो जल्दबाजी में क्या बोलने वाली थी। रीत चुपचाप मुड़ जाती है और मिरर में अपने बाल बनाने लगती है। रणविजय को समझ आ गया था कि रीत क्या बोलने वाली है। वो मुस्कुराते हुए बोला, आपने बात अधूरी क्यों छोड़ दी? बोलिए ना, क्या बोलने वाली थी आप? कुछ नहीं, और कुछ बातें और कुछ रिश्ते अधूरे ही रहे तो ज्यादा अच्छा है। आप जाइए यहाँ से, मुझे तैयार होना है। रीत की बात रणविजय को समझ आ रही थी, इसलिए उसने रीत से आगे पूछने की कोशिश नहीं की और वो चुपचाप वहां से चला गया। रणविजय नीचे पार्टी हॉल में आ गया था। उसके बिजनेस पार्टनर और उसके फ्रेंड्स सब उसे शादी के लिए कांग्रेचुलेट कर रहे थे। कुंती जी रिया को अपने पास बुलाती है। क्या हुआ दादी? रिया उनके पास बैठते हुए बोली। रिया, जाओ देखो जाके, आपकी भाभी तैयार हो गई है। अगर वो तैयार हो गई है तो आप जाके उन्हें साथ ले आइए। जी दादी। रिया वहां से रीत की कमरे में जाने लगती है। इधर रीत कमरे में तैयार हो रही थी। उसने आज एक लाल रंग की सिल्क की बनारसी साड़ी पहनी थी और अपने बालों का जूड़ा बना रखा था, जिस पर उसने सफेद फूलों वाला गजरा लगाया था। गले में उसने दादी जी का दिया हुआ उनका पुश्तैनी कुंदन से जड़ा हुआ हार पहना था और कानों में उसी हार के छोटे छोटे झुमके पहने थे। माथे पर लाल रंग की छोटी सी बिंदी लगाई थी और हल्का मेकअप किया था। रीत हैरानी से खुद को मिरर में देख रही थी। वो पहचान ही नहीं पा रही थी कि ये वही है। कितने साल हो गए थे उसे ऐसे सज सवर के रहते हुए। उसे तो याद ही नहीं है कि कब उसने लाल रंग की साड़ी पहनी थी। उसे याद है, कर्ण के जाने के बाद उसकी जिंदगी के सारे रंग चले गए थे। अपना पति और बच्चा खोने के बाद वो किसके लिए बन डन के रहती। रीत की आंखों में आंसू भर आए थे। आखिर उसकी उम्र ही क्या थी जब वो विधवा हो गई? बस 23 साल की तो थी तब, जब जिंदगी ने उसके साथ इतना बड़ा खेल खेला था। सारी की सारी खुशियां एक साथ उससे छीन गई थी। पति, अपना जन्मा बच्चा और उसके बाद पिता समान ससुर को खो देना। रेत की तरह सब कुछ उसकी मुट्ठी में फिसल गया था। अचानक से रीत की नज़र उसकी सूनी मांग पर जाती है। उसने बीच की मांग की थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे इस मांग में किसी और के नाम का सिंदूर भर सकती है। क्या गलत नहीं होगा कर्ण के साथ? क्या ये पाप नहीं है एक विधवा होकर किसी और से शादी करना? रीत को बचपन से यही सब बताया गया था कि पति के मरने के बाद एक लड़की की जिंदगी में किसी दूसरा आदमी नहीं आ सकता है, ये पाप होता है। रीत दिल्ली के पास के छोटे से गांव से थी, जहां की सोसाइटी और लोगों को ये लगता था कि पति के मरने के बाद पत्नी को कोई हक नहीं है सजने संवरने का। समाज इसे गलत मानता है और अगर कोई विधवा ये सब करती है कि वो दूसरी शादी कर ले तो उसे समाज अपने संस्कार और परंपराओं के खिलाफ समझता है।
रीत यही सब सोच रही थी कि तभी अचानक से कोई दरवाजा खटखटाता है। रीत होश में आते हुए बोली, हाँ आ जाइए। रिया अंदर आते हुए रीत को देखे जा रही थी। वो रीत के पास जाती है और उसके चारों तरफ घूरते हुए उसे देखने लगती है। रिया को ऐसा करते देखकर रीत को अजीब सा लग रहा था। वो अपने आप शीशे में देखते हुए बोली, क्या हुआ रिया, हम अच्छे नहीं लग रहे हैं क्या? रिया उसके सामने खड़े होती और हंसते हुए बोली, नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप बहुत सुंदर लग रही हैं, किसी को नजर ना लग जाए। रिया अपनी उंगली से अपनी आंख का काजल लेते हुए रीत के कान के पीछे लगा देती है। रीत शर्माते हुए अपनी पलकें नीचे कर लेती है। हाय भाभी, आप तो शर्मा गई, आज तो पक्का भाई तो बेहोश हो जाएंगे, रिया रीत को छेड़ते हुए बोली। रणविजय का नाम सुनकर रीत का दिल अचानक से तेजी से धड़कने लगता है। उसके चेहरे पर शर्म की लाली आ जाती है और ना चाहते हुए भी वो मुस्कुरा देती है। रिया रीत का हाथ पकड़ते हुए बोली, अच्छा भाभी, अब आप नीचे चलिए, सब मेहमान नीचे हॉल में आ गए हैं आपसे मिलने के लिए। रीत हाँ में सर हिला देती है और दोनों कमरे से निकल जाती हैं। पार्टी में सब लोग बहुत बेचैनी से दुल्हन का इंतजार कर रहे थे। पार्टी में आए हर लड़की रीत को देखने के मरी जा रही थी कि आखिर ऐसी कौन लड़की जिसने बिजनेस टाइकून रणविजय सिंह राणावत का दिल जीत लिया है। उसमें ऐसा क्या है जो हमें नहीं है। लड़कियां रणविजय को देख देख कर रीत से जल रही थी। उन्हें जलन हो रही थी कि उसने रणविजय को अपना बना लिया। तभी अचानक से पार्टी में अंधेरा हो जाता है और एक लाइट सीढ़ियों पर जाती है। सब लोग सीढ़ियों पर देखने लगते हैं। रणविजय भी सीढ़ियों पर देखता है और देखता ही रह जाता है। उसे बिल्कुल भी होश नहीं था कि अगर बगल में कौन खड़ा है। वो आंखें झपकाना जैसे भूल ही गया था। एक तक बस वो रीत को देखे जा रहा था जो सामने सीढ़ियों से रिया के साथ उतर रही थी। सुंदर लग रही है ना, रणविजय के कान में आवाज आती है। हाँ, बहुत जल्द खूबसूरत लग रही है, रणविजय मदहोशी में बोला। उसकी आंखें रीत से हट ही नहीं रही थी। रीत की बड़ी और घनी पलकें जो इस वक्त शर्म से झुकी हुई थी और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए वो नीचे आ रही थी। क्या सोच रहा है, रणविजय के कान में फिर कोई धीरे से बोला। सोच रहा हूँ कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता, रणविजय सामने रीत को देखते हुए बोला। बहुत प्यारी है ना? हाँ बहुत। इतनी की? रणविजय बीच में ही चुप हो गया। इतनी की प्यार हो गया है तुझे उससे? हाँ कौन है? इस बार रणविजय होश में आ गया और अपने बगल में हैरानी से देखा। बगल में आदित्य अपने सारी बत्तीसी दिखाते हुए उसे ही देख रहा था। क्या बक रहा है? रणविजय झेपते हुए बोला। बक रहा हूँ? नहीं भाई, मैं तो वो बोल रहा हूँ जो तेरे दिल में है। रणविजय अपनी आंखें छोटी करके उसे घूरे हुए बोला। मेरे दिल में कुछ नहीं है समझे। चल ठीक है, मुझे तू समझा सकता है, पर अभी जो तू रीत को देखकर मदहोशी में बोल रहा था वो क्या है? वो कुछ नहीं था, तेरे दिमाग का रहम है। अब जा, परेशान मत कर। रिया रीत को रणविजय के बगल में बैठार देती है। पार्टी में आए लोग रीत को देख रहे थे। वही सारी लड़कियों को रीत सुंदरता से जलन हो रही थी। रीत लाल साड़ी में बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। अरे मिसेज राणावत, हमें अपनी बहू से मिलागी नहीं क्या? सिमरन के बगल में खड़ी मिसेज रस्तोगी बोली, जो राणावत परिवार के पड़ोसी भी थी और सिमरन की दोस्त भी। इसमें मिलना कैसा है, कहीं की राजकुमारी थोड़ी है जो मिलने के लिए मरी जा रही हो। सिमरन मन में मुंह बनाते हुए बोली। कहाँ खो गई मिसेज राणावत? मिसेज रस्तोगी सिमरन को हिलाते हुए बोली। कौन है? कहीं नहीं, चलिए मिलाती हूँ। सिमरन मिलाती हूँ शब्द पर जोर डालते हुए बोली। मिसेज रस्तोगी के साथ कुछ सोसाइटी की औरतें और भी उनके साथ चली गई। रीत बहू, ये हमारी फ्रेंड है जो आपसे मिलना चाहती थी। रीत खड़ी हो जाती है और फिर उन सब के पैर छू लेती हैं। मिसेज रस्तोगी मुस्काते हुए बोली, खुश रहो और सदा सुहागन रहो। तभी उनकी नज़र रीत की सुनी मांग पर जाती है।